हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 9 को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, और नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है डाउजिंग फायर। दोनों ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से डिटेल में चर्चा करेंगे। अगले 1-2 दिनों में मुझे ट्रैवल करना है, मुझे घर जाना है, तो हो सकता है कि जो हम अपलोड कर रहे हैं एनालिसिस उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो आप लोग प्लीज़ कंसीडर कर लीजिएगा। 1-2 दिन की बात है और उसके बाद से हम टाइमली डालने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्री की बात करें तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और 2024 के लिए ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। लगातार 2-3 सालों से ये न्यूज़ में बना हुआ है और आपको मेंस में पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है। लॉस एंड डैमेज फ़ंड के बारे में बात करेंगे। लॉस एंड डैमेज होता क्या है, फ़ंड क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, ये सारे क्वेश्चंस को हम इस आर्टिकल के थ्रू आंसर करेंगे। उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, UNFCCC के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, तो हमें जो कॉन्सेप्ट है लॉस एंड डैमेज फ़ंड वो और अच्छे से समझ में आएगा। जिन बच्चों को नहीं आइडिया है UNFCCC का, उन लोगों के लिए ये थोड़ा बैकग्राउंड है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अर्थ समिट में इसे फाइनलाइज किया गया। इट्स एन एनवायरमेंटल ट्रीटी, ठीक है। 1992 में इस कन्वेंशन को फाइनलाइज किया गया और 154 कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को साइन की उस वक्त। अगर अभी की बात करें तो टोटल 198 पार्टीज़ है इसका हिस्सा, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है अम्ब्रेला के अंदर इसे कन्वेंशन को साइन किया गया है। क्लाइमेट चेंज जो इशू, जो कि ग्लोबल इशू है, उससे डील करने के लिए ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए जो है एक कन्वेंशन बनाया गया जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, टारगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी। जो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसको 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक के कैसे रखा जाए, ये सारी चीज़ों करने के लिए जो है ये कन्वेंशन बनाया गया। इसी के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, इसी के अंदर पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ। COP के बारे में बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें जनरली जो स्टेट के हेड होते हैं वो पार्ट लेते हैं, या फिर एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो COP जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हर साल एक कन्वेंशन होता है हर अलग अलग जगह पे, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो है डिसीज़न लिए जाते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, और किस तरीके से हम ये टारगेट एम अचीव कर सकते हैं ये डिसाइड किया जाता है, प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाता है। ये हो गया हमारा बेसिक चीज़ें। अब आर्टिकल की बात करते हैं, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं। मिटिगेशन, दूसरा है एडाप्टेशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं, और LND, लॉस एंड डैमेज, ये तीनों टर्म का क्या मतलब है इसे डिटेल में समझेंगे। मिटिगेशन और एडाप्टेशन की बात करूँ तो आपने ये बहुत बार सुना होगा, बहुत ज़्यादा बार ये न्यूज़ में आता है। सरकार की बहुत सारी स्कीम मिटिगेशन एफर्ट के लिए रहती है, कुछ स्कीम एडाप्टेशन एफर्ट्स के लिए रहती है। तो हम अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें जिसके कारण टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो इससे होने वाले इम्पैक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर उसको हम कम करना चाहते हैं, ठीक है, ह्यूमन के ऊपर या प्रॉपर्टी के लॉसेस के ऊपर, अगर उसके इम्पैक्ट को कम किया जाएगा तो वह एडाप्टेशन एफर्ट में आएगा। और अगर हम जनरली ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना चाहते हैं या फिर इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो ये काय में आएगा, मिटिगेशन एफर्ट में आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने प्लांटेशन किया, ठीक है। तो प्लांटेशन क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशन को कम कर रहा है, जो CO2 है उसके एमिशन को कम कर रहा है एब्जॉर्व करके। तो ओवरऑल ये एफर्ट क्या है, ये रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को, तो ये मिटिगेशन में आएगा। अब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाएगा, तो हम एडाप्टेशन कैसे करें। लोगों को हमने हर घर में AC दे दिया, अब AC देने वाली जो स्कीम होगी वो काय में आएगी, एडाप्टेशन में आएगी, क्योंकि उसके थ्रू कूलिंग हो रही है। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन उससे होने वाले जो लॉसेज हैं, जो डेथ हैं, उसको कम करने के लिए सबको AC दे दिया जाए, इसको कहते हैं एडाप्टेशन। ये बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। LND क्या होता है ये समझते हैं।
लॉस एंड डैमेज रिप्रेजेंट द इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज से कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं उसे रिवर्स किया जा सकता है मिटिगेशन और एडाप्टेशन एफर्ट से, लेकिन जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, लॉस एंड डैमेज कहते हैं। लॉस एंड डैमेज मॉनेटरी वैल्यू से भी बियॉन्ड हो चुका है। इसमें बेसिकली क्या इंक्लूड किया जाता है, इकोनॉमिक लॉसेस जो हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, ह्यूमन कैजुअलिटी, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, जिनकी जान चली गई है क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। एंड द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड कल्चरल हेरिटेज, ये सारी चीज़ें एलएनडी में इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड की बात करने से पहले थोड़ा सा ये बात समझ लेते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये डेवलप कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ ये डेवलपमेंट किया गया है। लगभग 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ा है वर्ल्ड का, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हिस्टोरिकली डेवलप कंट्रीज़। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो डैमेज है, वो सबसे ज़्यादा कौन झेल रहा है, पुअरेस्ट कंट्री। क्यों झेल रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, हीट के कारण हीट स्ट्रोक आ रहा है। गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एसी, डेवलप्ड कंट्री के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इन लोगों ने तो एसी लगा लिया, लेकिन जो पुअरेस्ट नेशन है वो लोग एसी नहीं लगा पाए, तो वहाँ बहुत लोगों की जाने जा रही है। तो सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ हो रहा है, पुअरेस्ट नेशन में। कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये बेसिकली हमेशा ये चीज़ों पे है ना डिस्कशन होता है कि डेवलप कंट्री चूँकि रिस्पॉन्सिबल है और पुअरेस्ट नेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए, जो ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशन को कम करने के लिए। At the 19th Conference of the Parties of UNFCCC in Warsaw, Poland in 2013, representative of member country formally agreed to establish the LND fund। ठीक है, तो LND फंड बनाने के लिए एग्री कब किया गया, 2013 में फर्स्ट टाइम। 2013 में जो नेगोशिएशन हुए वॉर्शॉ में COP19 में, उसमें ये डिसाइड किया गया कि LND फंड बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा ये सब कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ इतना एग्री किया गया कि ठीक है LND फंड बनाने की ज़रूरत है और इसे बनाया जाना चाहिए। It was being created to provide financial and technical assistance to economically developing countries that were incurring LND due to क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसे इसलिए बनाया गया ताकि टेक्निकल असिस्टेंस दी जा सके, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जा सके, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जहाँ पर LND लॉसेज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। नेक्स्ट क्या है, COP25 में सेंटियागो नेटवर्क बनाया गया फॉर LND। ठीक है, सेंटियागो नेटवर्क कब बनाया गया, COP25। ये टाइमलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सिविल्स में पूछ सकता है, स्पेशली प्रीलिम्स में। ठीक, पर कंट्रीज़ ने कुछ भी कमिट नहीं किया किसी भी तरह का फ़ंड, कि कितना फ़ंड होना चाहिए, कितना जो है LND फंड में पैसा आना चाहिए, कौन पैसा देगा, ये सारी चीज़ कुछ भी बात नहीं की गई। सब्सिक्वेंटली एट COP26 The Glasgow Dialogue on Finance for LND was established to continue discussion over the next 3 years on the fund। ठीक है, क्या किया गया, COP26 में ग्लासगो डायलॉग ऑन फाइनेंस फॉर LND इसको सेटअप किया गया, और इसके अंदर अगले 3 सालों तक के कौन सी मैकेनिज़म्स रहेगी, कितना पैसा रहेगा, ये सारी चीज़ों पे चर्चा की जानी थी, ये डिसाइड किया गया। फाइनली COP27 में 2022 में बहुत ज़्यादा इंटेंस नेगोशिएशन के बाद जो मेंबर थे UNFCCC के, उन्होंने फाइनली एग्री कर लिया LND फंड को सेटअप करने के लिए। तो COP27 2022 में ये फंड LND फंड सेटअप किया गया। समझ में आया क्या, कब सेटअप किया, अच्छे से क्लियर हो गया। और उसके साथ एक ट्रांजिशनल कमेटी भी बनाई गई टू फिगर आउट हाउ द न्यू फंडिंग मैकेनिज्म अंडर द फंड वुड ऑपरेट। किस तरीके से ये फंडिंग मैकेनिज्म ऑपरेट की जाएगी उसको फिगर आउट करने के लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई, और ये ट्रांजिशनल कमेटी COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है उनको रिकमेंडेशन भेजेगी, उस पर नेगोशिएशंस होंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फाइनली जो फंड है उसकी छोटी मोटी जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किए जाएंगे और फंड को क्या किया जाएगा, लेके आया जाएगा। ठीक, टोटल 4 TC की मीटिंग्स हो चुकी हैं अभी तक के, लेकिन अभी तक कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है। तो क्या रीज़न्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या बोन ऑफ कंटेंशन है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। The 4 meeting TC4 concluded on October 2023 with no clear consensus on in operationalizing the LND fund.
द प्रिंसिपल बोन ऑफ कंटेंशन हैड टू डू विथ होस्टिंग द फंड एट वर्ल्ड बैंक। पहला जो इशू है वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक होस्ट करेगा, ऐसा डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज इसके अगेंस्ट में है। द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी डेवलपिंग कंट्री पुश कर रही है कि CBDR होना चाहिए, लेकिन डेवलप कंट्रीज इसको मना कर रही है। क्लाइमेट रेपरेशन एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल डेवलपिंग नेशन फॉर द फंड, क्या सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है इंक्लूड की जानी चाहिए फंडिंग करने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए। फॉर एग्जांपल चाइना और इंडिया दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कर रही हैं और ख़ुद भी कैपेबल हैं, काफ़ी बड़ी इकॉनमी है, तो क्या इन लोगों को भी ये फ़ंड देने की ज़रूरत है? तो इसके अगेंस्ट में हैं डेवलप कंट्रीज़, ठीक है, वो नहीं चाहते कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट है, ये बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसके कारण अभी तक के कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। रिसेंटली अबू धाबी में TC5 कंक्लूड की गई है और उसमें जो है कुछ चीज़ें एग्री की गई है। डेवलपिंग नेशन ने फाइनली कंसीड कर लिया कि चलो भाई ठीक है, वर्ल्ड बैंक होस्ट कर लेगा। वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियली इंटरमीडियरी फंड बनाया गया है जो कि 4 साल के लिए बनाया गया है, ठीक। लेकिन उसके बाद भी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि डेवलप्ड नेशन पर्टिकुलरली द US हैव रिमेन नॉन कमिटल अबाउट बीइंग प्राइमरी डोनर टू द फंड एंड हैव रिजेक्टेड रेफरेंसेस टू द CBDR इक्विटी एंड लाइबिलिटी इन द ड्राफ्ट। द रिजल्ट इज़ दैट देयर सपोर्ट इज़ वॉलेंट्री। US और ऐसी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऐसा कुछ कमिट नहीं किया है कि हम इसमें फ़ंड देंगे ही देंगे, वो जितना फ़ंड देंगे वो वॉलेंट्री होगा और कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे टर्म को भी हटा दिया गया है, इक्विटी की भी बात नहीं की जा रही है, क्लाइमेट जस्टिस की भी बात नहीं की जा रही है। CBDR होता क्या है? कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपिंग डेवलप सारे नेशन इंक्लूड हैं, है ना। ये इसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है या जो पॉल्यूशन है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं उसको रिवर्स करने के लिए सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी एक के करने से नहीं होगा। तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंशियल क्यों है? क्योंकि इनके पास जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है इसे कम करने के लिए, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास फंड नहीं है। तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें ये प्रोवाइड करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इन्हीं लोगों के कारण तो ये इशू हुआ है और भुगत कौन रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज़। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? डेवलप कंट्रीज़ की। तो CBDR जो है ये वर्ड हमेशा से UNFCCC के जो कन्वेंशन है उसमें हमेशा आता है और इंडिया हमेशा इसकी बात करता है कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है अगर हमें अर्थ के बारे में सोचना है तो। क्योंकि अगर सारे लोग जो है ऐसे ही सोचेंगे, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी और सारे लोग जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहना चाहिए लेकिन डिफरेंशियल भी रहना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग और पुअर कंट्री के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की। उन्हें अभी डेवलपमेंट भी करना है, जो पुअर हैं उन्हें खाना भी प्रोवाइड करना है और उसके लिए उन्हें जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो चीप सोर्सेज से चाहिए। और चीप सोर्सेज क्या है? थर्मल पावर प्लांट, जिससे पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर इसे रिप्लेस करना है रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलर पावर प्लांट से, तो पैसे चाहिए, सीधी सीधी बात। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इस ड्राफ्ट में नहीं इंक्लूड की जा रही है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। फर्दर देयर इज़ करेंटली नो इंडिकेशन ऑफ द साइज़ ऑफ द फंड, ना ही किसी साइज़ की बात की है कि भाई 100 बिलियन का होगा, 200 बिलियन का होगा, 500 बिलियन का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। बिकॉज सच स्टेटमेंट वॉज क्वेश्चन अंडर द प्रेशर फ्रॉम UK एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं, इसके आउटकम के TC5 के, उसको समझने की ज़रूरत है। इट रिप्रेजेंट अ मिस चांस टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स टू कॉम्बैट the escalating consequences of climate change on vulnerable community and signify a breakdown in diplomatic effort leading to doubt about nation ability to collaborate effectively। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा चांस था डेवलप्ड नेशंस के पास कि ये लॉस एंड डैमेज फंड में जो है वो क्या करें, कंट्रीब्यूशन करें और बोले कमिट करें कि भैया हम इतना फ़ंड देंगे, ताकि जो एस्केलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसे कम किया जा सके क्लाइमेट चेंज से होने वाले। किसके ऊपर? जो पुअर नेशन है, जो वनरेबल कंट्रीज़ है। ये चांस उन्होंने मिस कर दिया और इसके कारण क्या हो रहा है? बेसिकली डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हो गया है एफर्ट्स का। सारी कंट्रीज़ का ट्रस्ट जो है एक दूसरी कंट्री पे नहीं रहेगा और जो ग्लोबल एफर्ट की हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया है? डिरेल हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला पॉइंट होगा
इम्प्लीकेशन में। नेक्स्ट है द डिसकंटेंट अमॉन्ग डेवलपिंग नेशन स्टेम्स फ्रॉम द परसेप्शन दैट देयर कंसर्न्स एंड नीड्स आर not adequately addressed by the international community, making the path to climate action and indeed other global issue even more complicated। ठीक है, तो डिसकंटेंट हो रहा है, किसको डिसकंटेंट हो रहा है? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये सोच रही हैं कि इन लोग जो है पैसा नहीं दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग जो ग्लोबल एफर्ट करने की बात की जा रही है वो कैसे कर पाएंगे, और सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें ही हो रहा है उन सारी चीज़ों का। तो ये जो ग्लोबल एफर्ट है वो भी नहीं हो पाएगा, और जो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने का जो पाथ है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? इट थ्रेटन्स क्लाइमेट जस्टिस एंड एक्सरवेट्स द सफरिंग ऑफ वनरेबल कम्युनिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेबल है। दिस कम्युनिटीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड मिनिमली टू ग्लोबल एमिशन बट टुडे बियर द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। The watering down can also increase the number of humanitarian crises including food shortage, people displacement, conflict and force community to cope independently with the worsening climate and its consequences। ठीक है, तो और क्या implication हो सकते हैं? फूड शॉर्टेज होने के चांसेस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी मानसून वाला इशू हो रहा है, ठीक है, फ्लडिंग हो रही है, ड्रॉट हो रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, जिसके कारण फूड शॉर्टेज हो सकती है। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो वनरेबल कम्युनिटी है वहाँ पर होने की, डेवलपिंग कंट्रीज़ पुअरेस्ट नेशन में होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट हैज़ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस फॉर बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन। फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न इन वन रीजन कैन हैव एक्सटेंसिव रिपरकशंस ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल इकॉनमी। अगर इंडिया में फूड शॉर्टेज होती है, या फिर इंडिया में कोई भी ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि इंडिया की परचेसिंग पावर कम हो जाती है या इंडिया और पुअर हो जाता है, तो उसका नुकसान किसको होगा? यूएस को, क्योंकि यूएस ही तो अपने गुड्स किसको भेजता है? इंडिया को। अगर इंडिया की परचेसिंग पावर कम होगी तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों को नुकसान होगा इकोनॉमिकली भी। फाइनली द क्लाइमेट चेंज इंड्यूस इनस्टेबिलिटी कैन हैव सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन एज वेल एज कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इमर्ज इन वनरेबल नेशन। तो इसका सिक्योरिटी डायमेंशन भी है, ठीक है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होंगी, फूड शॉर्टेजेस होंगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके कारण जो है बहुत सारे टेंशन और कन्फ्लिक्ट होंगे। रिफ्यूजीज़ जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे और उसके कारण ये सारे इश्यूज़ जो है होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे क्या हो गए? इम्प्लीकेशन। The L&D fund was conceived as a critical component of global climate action, recognizing that some of the consequences of climate change are irreversible and beyond the capacity of vulnerable nation to handle. So to achieve climate justice, rich country must meet their obligation to reduce emission and deliver finance in line with what is fair and thus uphold the principle of equity, justice and solidarity in the face of changing climate। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो L&D फंड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट है क्लाइमेट एक्शन का, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का। इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें प्रॉपरली फाइनेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि जो है कौन कौन सी वैल्यू अपहोल्ड हो सके, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अपहोल्ड हो सके, जस्टिस अपहोल्ड हो सके, ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल जो है अपहोल्ड हो सकें। इसलिए उन्हें ये फंड में प्रॉपर, ये जो फंड है उसे प्रॉपर बनाने की, प्रॉपर मैकेनिज़्म डेवलप करने की और प्रॉपर फंड कमिट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है डाउजिंग फायर्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, स्टबल बर्निंग के बारे में है, ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को और उसके आसपास नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ की सरकारों को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और पिछले 5 सालों से ये स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम चल रही है। हर साल नवंबर में ये चीज़ें जलती हैं और एयर क्वालिटी कम हो जाती है, और इसके लिए कुछ किया क्यों नहीं जा रहा है? स्टबल बर्निंग को ख़त्म क्यों नहीं, मतलब स्टबल बर्निंग को रोका क्यों नहीं जा रहा है? तो बेसिकली स्टबल बर्निंग क्यों की जाती है? फार्मर्स के द्वारा। वो बेसिकली जो क्रॉप रेसिड्यूज़ होते हैं उसको जला दिया जाता है, क्योंकि उसको निकालने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए जला देते हैं क्योंकि उन्हें 15 दिन के अंदर जो है रबी क्रॉप लगानी है, ठीक है। तो ये मेन कारण होता है किसका? क्रॉप जो रेसिड्यू है उसे जलाने का। और फार्मर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें मज़ा तो नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा हाई होती है।
इसलिए वो सारे जितने भी रेसिड्यूज़ होते हैं उसको जला देते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो भी धुआं और जो भी उससे स्टबल बर्निंग से जो भी चीज़ें निकल के आती है वो दिल्ली और वेस्टर्ली, बेसिकली जो वेस्टर्ली है हवाएं वो इस साइड से इधर चलती है। तो जितनी भी एयर पॉल्यूशन वाली हवाएं हैं वो किधर आती हैं, दिल्ली में और यूपी साइड में। ठीक है, तो दिल्ली में गैस चैम्बर बन जाता है और उसके कारण जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बेसिकली ये सब सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्रॉप बर्निंग है उसको रोका जाए, और करने से इतना आसान नहीं है। अगर होता तो अभी तक के हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसे पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए, और ये पॉलिटिकल इशू है क्योंकि फार्मर्स जो है ना वोट बैंक है, इसलिए इतना आसान नहीं है उन्हें कन्विंस करना। उनको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो रोकेंगे। अगर उन्हें प्रॉफिट दिखे इसमें कि उन लोगों ने जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको निकाल के बेच दिए और उन्हें पैसा मिलेगा, जितनी लेबर कॉस्ट आ रही है उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो हो सकता है कि वो ये बर्न करना बंद कर दें। अब बात करते हैं अगर पिछले 2 साल के डेटा की, तो हरियाणा और यूपी में बहुत ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग कम हो चुकी है, लेकिन पंजाब में अभी भी हो रही है। हालांकि पंजाब में भी कम हुई है, लेकिन अभी भी वो मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर पॉल्यूशन का दिल्ली में। इट इज़ वेल नोन दैट द प्रॉब्लम ओज इन लार्ज टू हेविली सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी दैट एनेबल फार्मर टू ग्रो वाटर गजलिंग पैडी। ठीक है, बेसिकली ये सरकार की जो नीतियाँ हैं उन्हीं के कारण फार्मर्स जो है पैडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, खासकर पंजाब जैसी जगह में जहाँ पर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिलती है तो लोग जो है ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल का यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, खूब पानी डाल रहे हैं। पैडी में बहुत पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और पैडी में बहुत पानी की ज़रूरत हो रही है, इसलिए इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके बाद जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है तो अगली जो फसल है रबी की, ठीक है, उसके बीच में टाइम नहीं मिलता तो ये जला देते हैं जितना भी क्रॉप रेसिड्यू बचता है। तो क्या करने की ज़रूरत है, अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। द पैडी कल्टीवेशन मस्ट बी फेज आउट टू बी सब्सटीट्यूटेड विद अदर क्रॉप्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एक्सप्लोर आस्पेक्ट ऑफ गिविंग MSP फॉर द अल्टरनेटिव क्रॉप रेदर देन गोइंग फॉर पैडी। सेंट्रल गवर्नमेंट को MSP जो है दूसरी क्रॉप्स की बढ़ानी चाहिए ताकि लोग पैडी की जगह दूसरी क्रॉप प्रोड्यूस करें। ठीक, तो फेज़ आउट करने की बात की जा रही है यहाँ पर पैडी को। दिस रिक्वायर रीचिंग आउट टू द एग्रीकल्चरिस्ट ऑन मल्टीपल फ्रंट। ठीक है, अगर ये करना है तो पहले एग्रीकल्चरिस्ट से मल्टीपल फ्रंट में जाके बात करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग रनिंग इंफॉर्मेशन ड्राइव एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई आप डाइवर्सिफाई करो, MSP बढ़ानी पड़ेगी और आप जो भी क्रॉप उगाएंगे उसको सरकार खरीदेगी, है ना। तो इस तरीके की प्रॉमिस करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंफॉर्मेशन ड्राइव्स अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें करने की सरकार को ज़रूरत पड़ेगी। फार्मर विल नॉट बर्न द क्रॉप रेसिड्यू इफ़ दे आर ऑफर्ड वेस्ट टू डिराइव प्रॉफिट फ्रॉम वेस्ट। हरियाणा ने पर्टिकुलरली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप किए हैं, जिसके कारण ये जो बर्निंग है वो कम हुई है। इसी मॉडल को यूज़ किया जा सकता है पंजाब में भी। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को रियल टाइम डेटा रिलीज़ करने के लिए कहा है, और कहा है कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे पॉल्यूशन हो रहा है उसका रियल टाइम डेटा दीजिए। स्टबल बर्निंग से हो रहा है, व्हीकुलर पॉल्यूशन है, या जिससे भी पॉल्यूशन हो रहा है आप उसका एक्चुअल में डेटा प्रोवाइड करिए, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करिए। बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें तो सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ में जो सरकार की पॉलिसी है उन्हें भी इसके अलाइन करने की ज़रूरत है ताकि सस्टेनेबल पॉलिसीज़ जो है, सस्टेनेबल फार्मिंग जो है बढ़े, है ना। फॉर एग्जांपल MSP दूसरी क्रॉप में बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी जो सब्सिडी दे रही है उसको कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके कारण डिप्लीशन भी हो रहा है ग्राउंड वाटर का। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर करी जाती है तो ही ये चीज़ स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है उसे डील किया जा सकता है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।